आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हम सब ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही तरह मानते हैं कि किसी चीज़ की बढ़ोतरी होना ग्रोथ और बढ़ोतरी होना ही डेवलपमेंट होता है, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? चाहे आप वृद्धि या ग्रोथ बोलो या डेवलपमेंट बोलो, किसी चेंज का आना वृद्धि या विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट बोला जाता है। चेंज किस प्रकार का? अगर मात्रा में परिवर्तन आता है, क्वांटिटी में परिवर्तन आता है, तो वो ग्रोथ कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। वो परिवर्तन नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकता है। अगर किसी चीज़ के गुणों में कोई परिवर्तन आता है, वो विकास कहलाता है। ज़्यादातर पॉजिटिव में होने वाली वृद्धि विकास का सूचक है। यानी कि वृद्धि और विकास में समानता क्या है? परिवर्तन होना, इन दोनों की समानता है। लेकिन अगर किसी चीज़ की मात्रा में नेगेटिव या पॉजिटिव परिवर्तन आता है तो वृद्धि कहलाती है। अगर किसी चीज़ के गुणों में पॉजिटिव परिवर्तन आता है तो वो विकास या डेवलपमेंट कहलाता है। इसको आप एक उदाहरण से समझें। एक छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे करके एक बड़ा प्रौढ़ वयस्क व्यक्ति बनता है। ये उसकी ग्रोथ है, वृद्धि की है उसने। यानी कि उसकी हाइट में, उसके वेट में अगर कोई परिवर्तन आया है तो वो उसकी वृद्धि है। विकास किसे कहेंगे हम? जितनी उसकी हाइट, जितनी उसकी उम्र है, उस अनुसार क्या उसकी बुद्धि भी उतनी ही परिपक्व हुई है। अगर वो बुद्धि परिपक्व हुई है तो वो उसका विकास है। कभी भी हम किसी व्यक्ति की मानसिक वृद्धि नहीं बोलते, मानसिक विकास बोलते हैं, और शारीरिक वृद्धि होती है। इस अंतर से आप समझ गए होंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अगला उदाहरण लीजिए। एक स्कूल है, उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें रूम्स हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ग्राउंड है। वो उस स्कूल में होने वाली वृद्धि कहलाएगी। उस स्कूल का विकास कब होगा? जब उस स्कूल में बच्चे होंगे, उनको पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे, और वो सब इक्विपमेंट होंगे, लैब होगी जहाँ से बच्चे हर चीज़ को समझ के पढ़ें। तो उस स्कूल का विकास कब होगा? जब वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर्स होंगे। अकेला बिल्डिंग का होना केवल वो वृद्धि कहलाता है। एक और उदाहरण लीजिए आप। एक हॉस्पिटल की है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, तो क्या कहेंगे आप कि इस शहर में हॉस्पिटल्स की खूब वृद्धि होगी। लेकिन विकास कब होगा? जब उसमें डॉक्टर और डॉक्टरों से जुड़े हुए वहाँ पर यंत्र सामान होगा। इस प्रकार वृद्धि और विकास में बिल्कुल आपको क्लियर अंतर समझ में आ गया होगा। अगला विषय है मानव विकास की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये मानव विकास आखिर क्या होता है? ज़्यादातर हम विकास मान लेते हैं किसी के पास ज़्यादा धन होना, संपत्ति होना एक विकास का सूचक है, लेकिन नहीं। डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्होंने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया, मानव विकास सूचकांक दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि असली मानव विकास क्या है? इनलार्ज पीपल्स चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स। यानी कि लोगों की आकांक्षाओं में बढ़ोतरी करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध करवाना, जो उनके जीवन में वो जो कर सकते हैं उतने विकल्प उनको देना। जैसे चाहे कोई गरीब है, चाहे वो किसी जाति धर्म का है, उसको स्कूल में पढ़ने का बराबर का मौका दिया जाए। इस तरह के विकल्प सबके पास हों, जो नौकरी चुनने के अवसर सबके पास हों। अकेला धन संपत्ति होना ही मानव विकास नहीं माना गया। इन्होंने कहा कि अगर किसी देश में व्यक्ति
लंबा जीवन जीते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं, वो मानव विकास का एक सूचक है। अगर कोई हर तीसरे दिन मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, दवाइयाँ खा के लंबा जी रहा है, वो मानव विकास का सूचक नहीं है। स्वस्थ रह के लंबा जीना मानव विकास का सूचक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उसको नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का सभी के पास मौका होना चाहिए। वो मानव विकास की श्रेणी में आओगा। अगली बात उन्होंने कही कि एक शिष्ट जीवन जीने के लिए, एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए इंसान के पास जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो उसके पास भली प्रकार से गिनती में होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज़ होंगी तो ही मानव विकास उस देश का, उस राज्य का माना जाएगा। अगला विषय है मानव विकास के 4 स्तंभ, यानी कि किसी देश का और तो और मानो आप किसी घर का भी अगर आपने विकास करना है, आप एक स्कूल में एक टीचर हैं, एक स्कूल के आप हेड हैं, अगर आपने स्कूल को बहुत ऊंचे स्तर पर लेके जाना है, उस स्कूल का विकास करना है, या किसी देश के प्रधानमंत्री ने एक देश का विकास करना है, तो उसको 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो 4 स्तंभ क्या हैं जिनसे हम मानव विकास को छू सकते हैं ऊपर तक। पहला, समता। कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, स्त्री पुरुष लिंग के आधार पर इक्विटी, समानता होनी चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, अमीर गरीब, आर्थिक रूप से सभी को शिक्षा यानी कि ज्ञान प्राप्त करने का मौका, चिकित्सा सुविधाएं सभी को बराबर मात्रा में, चाहे वो मुफ्त देनी पड़े किसी सरकार के द्वारा। अगर ये स्तंभ मजबूत होगा किसी देश का तो वो देश मानव विकास की ओर बढ़ेगा। दूसरा, सतत पोषणीयता। एक देश विकास कर रहा है लेकिन इतना अंधाधुंध विकास कर रहा है कि हमारे संसाधनों को वो ख़त्म करता जा रहा है। आज तो आप उस संसाधनों को प्रयोग करके विकास कर लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां फिर उनका विकास रुक जाएगा। इसलिए ऐसा विकास किया जाए जो आज भी होता रहे और आने वाली पीढ़ियां भी उस विकास का फ़ायदा उठा सकें। जैसे अगर हम सभी वनों को काट के आज हम अपने फर्नीचर, ईंधन वगैरह के लिए प्रयोग कर लें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन के लिए, छाया के लिए, फल सब्जी के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो वो विकास किस काम का। तीसरी बात, उत्पादकता। यहाँ उत्पादकता का अर्थ है व्यक्तियों को, देश के नागरिकों को अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो देश के विकास में, देश के भविष्य में काम आए। अगर कोई, चाहे वो नेता है, कोई संस्था है, वो युवाओं को भटकाए तो वो क्या कर रही है, हमारे देश के भविष्य का जो उत्पादन है वो खराब कर रही है। एक टीचर अगर मेहनत करके अच्छे तरीके से बच्चों को अच्छे संस्कार से पढ़ाता है, माँ बाप बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, तो वो कैसा प्रोडक्ट तैयार होगा आने वाले टाइम में, अच्छा उत्पादन, अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए जिस देश में शिक्षा के मामले में, संस्कारों के मामले में बच्चों को अच्छा ढंग से तैयार किया जाएगा भविष्य के लिए, तो उतना ही अच्छा उत्पादन होगा और वो उतना ही अच्छा अपना भी और देश का भी विकास करेंगे। अगला पॉइंट है सशक्तिकरण। ये बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है, इंसान को ऐसे अवसर देना कि वो अपने ज़िंदगी के फैसले खुद ले सके। जिस समाज में इस पॉइंट के ऊपर जितना ज़्यादा खुलापन होगा वो समाज उतना ही ज़्यादा विकास करेगा। ये अवसर किस प्रकार के हो सकते हैं, जॉब चुनने के लिए, आपने किस स्कूल किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कैसी आपने नौकरी करनी है, इस तरह के जो फैसले हैं वो खुद ले सके। वो खुद कब ले सकेगा, जब वहाँ की जो सरकार है वो ऐसी योजनाएं बनाएगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएंगे। उन बच्चों के पेरेंट्स इतने ज़्यादा जागरूक होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जो बच्चों को अंदर ये मजबूती डालेंगे कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो। अगर ये 4 स्तंभ किसी देश में मजबूत होंगे, आप एक घर के उदाहरण से भी आप इनको ले सकते हैं। सबके साथ समानता का भाव, अपना इस तरह से खर्च, इस तरह से कमाई करें कि वो विकास आपका चलता रहे।
अपने बच्चों में अच्छे संस्कार भरें और बच्चों को इतना मजबूत बनाएं कि वो आपके ऊपर निर्भर ना रह के आत्मनिर्भर हों। तो इन चारों स्तंभों के ऊपर, चारों पिलर्स के ऊपर मानव विकास टिका हुआ है। अगर एक भी पिलर इसमें से हिलेगा तो वो देश मानव विकास नहीं कर पाएगा। आप इन सभी बातों में एक चीज़ सोचते जाएं कि हमारा देश इन चारों पिलर्स में कहाँ खड़ा है। आपको अपने आप अनुमान लगता चला जाएगा कि लास्ट वाली जब हम पॉइंट पे पहुँचेंगे हमारा देश कहाँ खड़ा होगा। आप अपने दिमाग को इस तरह सेट करते रहें कि ये पिलर्स क्या हमारे देश में बहुत अच्छी तरह से सरकारों के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, समाज के द्वारा मजबूत किए जा रहे हैं। अगर किए जा रहे हैं तो हमारा देश मानव विकास में बहुत ऊपर स्तर पर मिलेगा लास्ट में जाके आपको। अगला है मानव विकास के उपागम। उपागम का अर्थ क्या होता है कि मानव विकास को अंडरस्टैंड करने के लिए वो तरीके जिनसे हम ये पता लगाएं कि मानव विकास क्या होता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं इनकम अप्रोचेज को, आय उपागम को। अगर ज़्यादा धन है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा संपत्ति है तो मानव विकास उस देश में बहुत ऊपर होगा। लेकिन आप सोचें, क्या धन संपत्ति होना पूर्ण रूप से मानव विकास होगा? अगर वो शिक्षित नहीं है, स्वस्थ नहीं है और संपत्ति उसके पास धन खूब है तो क्या वो पूर्ण विकास कहलाएगा? नहीं। दूसरा उपागम है वेलफेयर अप्रोचेज, यानी कि कल्याण उपागम। ये कहता है कि यहाँ पर एक सरकार लोगों के कल्याण के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें ये बनाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पर्सनल जो व्यक्ति है वो इस विकास में कोई योगदान नहीं दे रहा। सरकार अपने जो सरकारी पैसे से वेलफेयर कर रही है, तो क्या इस तरह हम मानव विकास को छू पाएंगे? नंबर 1 तक नहीं। आधारभूत आवश्यकता कल्याण उपागम, यानी कि बेसिक नीड्स अप्रोचेज। बेसिक नीड क्या है? हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। एक सरकार सबको ये उपलब्ध करा दे, रोटी, कपड़ा और मकान, क्या आप मानव विकास कर पाएंगे उससे? पूर्ण रूप से ये सहयोग दे सकता है, लेकिन मानव विकास करने के लिए आपको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छे आय के, रोजगार के अवसर देने पड़ेंगे। चौथा पॉइंट है कैपेबिलिटी अप्रोचेज, क्षमता उपागम। ये उपागम क्या कहता है? ये उपागम, चौथा उपागम इन तीनों से अलग है। ये क्या कहना चाह रहा है कि लोगों को इतना सक्षम बना दिया जाए, उनको इतना आत्मनिर्भर बना दिया जाए। जो हमने पिछले पेज पे 4 स्तंभ पढ़े थे, उन स्तंभों को वो मजबूत करें। अगर हम लोगों के अंदर सक्षमता पैदा, वो कैसे आएगी? सबसे पहले वो स्वस्थ होंगे तभी वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। स्वस्थ भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली तो उसके अंदर कैपेबिलिटी आएगी देश को संभालने की, विकास करने की, रोजगार अच्छे ढंग से करने की, ईमानदारी से करने की। तो क्षमता जो उपागम है या कैपेबिलिटी अप्रोच है, ये तरीका सबसे अच्छा है मानव विकास को अचीव करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए। और इस उपागम को प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी सपोर्ट किया। वो इसी उपागम की ओर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है मानव विकास के सूचकांक का मापन। हम कैसे मापते हैं किसी देश में मानव विकास उच्च है, मध्यम है या निम्न स्तर का है? उसके लिए HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नाम से एक मापक बनाया गया। इस मापक को आप समझें, बुक में कई बार मुश्किल हो जाता है समझना, मैं बिल्कुल ग्राफिक के द्वारा को आसानी से समझाने जा रहा हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक कैसे मापा जाता है, इसके मापने के कुछ बेस, कुछ आधार हैं। क्या है? सबसे पहले समझिए आप, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, यानी कि किसी देश के पॉइंट 0 से शुरू होके 0.99 और पूरा 1 तक जा सकते हैं। अगर 1 पॉइंट के आसपास किसी का मानव विकास सूचकांक आया तो वो देश उच्च स्तर पर होगा, और 0 के आसपास है तो वो निम्न स्तर पे होगा, और बीच में है तो वो मध्यम स्तर पे होगा। पहला
हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के आधार पर एक सूचकांक है। क्या है वो? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। आपको पहले भी पिछले पाठ में मैंने बताया था, लाइफ एक्सपेंसी क्या होती है? औसत जीने की आयु, यानी कि किसी देश में लोग औसत रूप से कितने साल तक जीते हैं। कोई 80 साल, कोई 70, को 45, को 50, तो उनकी एवरेज निकल के क्या आती है? अगर वो एवरेज 25 के आसपास है तो निम्न मानव विकास की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर वहाँ पर जीवन प्रत्याशा 85 या इससे ऊपर या इसके आसपास है तो वो उच्च मानव विकास की तरफ इशारा कर रहा है। अगला पॉइंट है एजुकेशन, शिक्षा। इसमें दो चीज़ों को मापा जाता है, एक तो वहाँ की लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर, दूसरा ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, यानी कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं स्कूल जाने की उम्र के, क्या वो 100 के 100% उनका स्कूल में नामांकन है। आपको ध्यान होगा कि सरकार कितना ज़्यादा ध्यान दे रही है, फ्री शिक्षा, मिड डे मील और फ्री किताबें, इस तरह की सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं कि हम मानव विकास की श्रेणी में उच्च स्तर पर जाएं, ताकि 100 के 100% जो बच्चे वो स्कूलों में हों और देश के 100 के 100% नागरिक साक्षर हों। तो इस प्रकार अगर कोई देश साक्षरता में निम्न है तो मानव विकास उसका निम्न होगा। अगर उसकी साक्षरता दर 100 के आसपास 80, 90, 95, 100 होगी तो वो उच्च स्तर की तरफ जाएगा। फिर है इनकम, आय। आय को मापने के लिए इसको यूएस डॉलर यानी कि जो अमेरिकी जो करेंसी है, मुद्रा है, उसको इन्होंने एक आधार बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा एक्सेस टू रिसोर्स इन परचेजिंग पावर, यानी कि लोगों की जो क्रय शक्ति है, खरीदने की जो क्षमता है वो कितनी है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, धन ही नहीं होगा, तो आप खर्चेंगे कहाँ पे, उसको खर्चेंगे कैसे? तो जिस देश के पास ज़्यादा धन लोगों के पास होगा तो वो उतना ही ज़्यादा मानव विकास की तरफ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है। अकेले पैसे के आधार पर आप मानव विकास को नहीं माप सकते, इसके अलावा आपने स्वास्थ्य और शिक्षा भी देखनी पड़ेंगी। तो ये क्या कहता है कि इंसान की मिनिमम कम से कम मासिक आय $100 के अगर पास है किसी देश में तो वो निम्न आय की तरफ जाएगा, और अगर वो $40,000 या इससे ऊपर चला जाता है तो वो उच्च मानव विकास की तरफ वो देश सूचक होगा। अब इन तीनों की आप कंपेयर कर लें, उच्च लाइफ एक्सपेंसी, उच्च हाई लिटरेसी रेट, हाई इनरोलमेंट और हाई परचेजिंग पावर जिस देश के लोगों की होगी वो हाई HDI यानी कि उच्च ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो आएंगे। एक और है मानव विकास को मापने का सूचक जिसको मानव गरीबी सूचकांक बोलते हैं। HDI उपलब्धियों को देखता है कि आपके पास कितनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, कितनी अच्छी शिक्षा, कितनी अच्छी आय है, जबकि मानव गरीबी सूचकांक क्या मापता है कि उस देश में मानव के लिए जो सुविधाएं हैं उनकी कमी कितनी है। तो इस आधार पे हम किसी देश के मानव विकास को मापते हैं। अब हम कुछ तुलनाएं करेंगे कि अलग अलग जो देश होते हैं वो मानव विकास की श्रेणी में कहाँ हैं और क्यों हैं। 4 इसकी कैटेगरी बन गई हैं, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। अगर 0.800 से ऊपर 1 तक अगर मानव विकास सूचकांक निकल के आता है तो वो अति उच्च मानव स्तर विकास का स्तर होगा। 59 जो कंट्रीज़ हैं वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। दूसरी है हाई लेवल, 0.701 टू 0.799, 53 कंट्रीज इसके अंतर्गत आती हैं। मीडियम 0.550 से 0.700 के बीच की जो मानव विकास सूचकांक आया, इसमें 39 कंट्रीज आती हैं। और फिर बिल्कुल लो लेवल है 549 से बिलो जो आ गया
वो इसके अंतर्गत आएंगे, जिसमें 38 कंट्रीज हैं। ये सभी आंकड़े 2018 की जो मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, वहाँ से ये आंकड़े लिए गए हैं। अब इनको हम मैप में देखते हैं। ये आपके सामने मैप है संसार का। इसमें अलग अलग जो कैटेगरीज मैंने बताए थे उनमें अलग अलग कलर हैं। उस कलर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस देश में किस प्रकार का मानव विकास सूचकांक होगा। आपको कलर से दिखाई महसूस हो रहा होगा कि ज़्यादातर जो अति उच्च बिल्कुल अत्यधिक हाई कैटेगरी जो है उसमें ज़्यादातर यूरोप के देश, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये देश आते हैं, क्योंकि इनमें बहुत पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। फिर उन्होंने बहुत सालों तक एशिया और अफ्रीका के बहुत देशों को अपना गुलाम रखा, तो इन्होंने कभी से अपनी डेवलपमेंट रख रखी है, तो ये अति उच्च स्तर पे आते हैं। हाई लेवल पे वो आते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिन्होंने अपना कोशिशें करी और तरक्की की और वो इस कैटेगरी तक पहुंच पाए। मध्यम कैटेगरी में वो आते हैं जिन देशों की ज़्यादा जनसंख्या है, अशिक्षा है, गरीबी है, लेकिन कुछ लेवल पे वो अपनी प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, वो मध्यम में आते हैं। और निम्न स्तर पर बिल्कुल पिछड़े हुए देश जो हैं ज़्यादातर, इसमें आप इस कलर को आप देखें, आप अफ्रीका महाद्वीप पे सबसे ज़्यादा इसी स्तर के जो ज़्यादातर देश हैं। ये देखें टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो मानव विकास में सबसे ऊपर हैं। सबसे पहले नॉर्वे देश का नंबर आता है, फिर स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी इत्यादि ये देश हैं। और इनमें एशिया के जो देश हैं वो इनमें बहुत नामात्र ही आप इसको कह सकते हैं। इंडिया को देखें आप, इंडिया की रैंक 130 है मानव विकास सूचकांक में। तो आप खुद भी सोचें कि हमारे से ऊपर 129 देश हमारे से ऊपर हैं, तो ऐसे क्या क्या रीजन्स हैं। मैंने आपको तीनों सूचक बता दिए, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आय का, जीवन प्रत्याशा। आप इन चीज़ों के बारे में ढूंढें, सर्च करें कि क्या कारण है जो इंडिया इस मामले में इतना पीछे है। तो इस प्रकार से हमारा ये यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हुआ। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट्स इस लेसन से निकल के आए हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है आपको बता दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ये क्या है, किसने दिया, मानव विकास की अवधारणा कब दिया, ये आपको बताना है। इसमें पिलर्स स्तंभ कौन कौन से मानव विकास के, जिनके आधार पर हम मानव विकास को छू सकते हैं। मानव विकास के उपागम यानी कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मानव विकास का पता लगाते हैं कि ये मानव विकास ऐसे होगा या किया जा सकता है। मानव विकास सूचकांक, उन सूचकों के द्वारा मानव विकास का एक इंडेक्स सूचकांक बनता है, तो वो क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, इसमें आपसे क्वेश्चन पर पूछ लिया जा सकता है कि उच्च स्तर के जो मानव विकास के लेवल में आते हैं जो देश, वो कौन से हैं, मध्यम में कौन से हैं और निम्न स्तर पे कौन से हैं। या मानचित्र में कोई देश बनना आ जाए, तो आपको आशा है ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।